पायल के बजने की आवाज और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। विराट डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बात सच तो नहीं थी? ये यक्षिणी तो नहीं? विराट उस साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है, कौन है? कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अभी भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साये पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साये पर पड़ती है, तो विराट देखता है कि वो साया किसी और का नहीं, बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी होंठ, खुले हुए बाल जो उसकी कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश हो सकता था। वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिणी जैसी कोई चीज भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे ही उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर धीरे से पूछता है, कौन हो तुम? और यहां पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम? नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था, जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके बस में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हां, क्यों नहीं। मैं तुम्हें आज रात क्या, कल परसों, नरसों हमेशा जगाकर रखूंगा। कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। उस लड़की के बदन से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे की पसीने की बूंदें साफ जाहिर कर रही थीं कि वो थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी नहीं बुझी थी। विराट अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पलों में वो उस लड़की के बदन पर त्रस्त होने वाला था। तभी उसकी नजर उस लड़की के वक्त पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्त पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लगी थीं। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लगी थीं। उसके बाल काले से सफेद होने लगे थे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। यह सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। यह सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो झट से उससे दूर हटने लगता है। पर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रिय? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ? थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसको यक्षिणी की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तू यह भूल गया कमीने कि तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहां पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह पैने थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं, नहीं, ऐसा मत करो।
जाने दो। जाने ही तो दे रही हूं, भोले भेंटोला, भोले भेंटोला। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। विराट के शरीर का खून नाखूनों के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लगता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वह वापस से जवान होती जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूख कर सफेद बन गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी, पर उसकी धड़कन अभी भी चल रही थी। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, राम रो ना, राम रो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था, जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती हैं। टाइपराइटर के बटन दबने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक आदमी, जो कि कोट पैंट पहना हुआ था, एक बंद कमरे में सफेद टाइपराइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक शेल्फ रखी हुई थीं, जिनमें करीब 1000 से भी ज्यादा किताबें जमी हुई थीं। टेबल के ऊपर ही एक ऐशट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। लेखक खुद से कहता है, चलो, ये भाग तो पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशापों का पता लगाएगी और उसे अभिशापों से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करें, मौतें होंगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी। इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उसके कश खींचते हुए अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है। फोन के अंदर से उबासी लेते हुए आवाज सुनाई देती है, हेलो, कौन? हेलो जगदीश, मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप हैं? क्या कहा? अपनी कहानी तैयार हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा। सर, ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे। इतनी रात में कॉल करने की क्या जरूरत थी? लेखक सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, क्या कहा? इतनी रात में? आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है? बस। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर उसके हाथ की पुरानी सी घड़ी पर पड़ती है और वह देखता है कि रात के 3:05 बज रहे थे। लेखक अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अरे, 3:09 बज गए? इतनी रात हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा अभी 9:10 बज रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूं। आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। हाँ, ये तो है। देखना, जब ये किताब आएगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात रात भर जागकर ये कहानी लिखी है मैंने। वो तो होनी ही है सर। आखिर आपकी कहानी में जान होती है, इतनी जान कि सोए हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे। वैसे, अभी जो कहानी आपने लिखी, उसका नाम क्या है? इस कहानी का नाम है यक्षिणी, एक डायन। मोबाइल के अंदर से हैरानी के साथ आवाज सुनाई देती है। क्या कहा सर? यक्षिणी? हाँ, यक्षिणी। क्या हुआ? तुम इतने शॉक्ड क्यों हो रहे हो? सर, मैंने सुना है, ये जो यक्षिणी है, ये आपके गांव के पास जो किशनुई नदी है, वहां पर घूमा करती है और मर्दों के साथ वो सब, यानी वही सब करके उन्हें मार देती है। हाँ तो सर, आपको डर नहीं लगता? जिस गांव में यक्षिणी घूमती है, वहीं पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखना। अगर यक्षिणी ने